हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो इसमें टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शन अपन क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। लेकिन जो आज की रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी रिएक्शन है कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसको भी स्टडी करेंगे, और साथ के साथ में देखो अल्फा हाइड्रोजन है, इट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से क्या होने वाला है, निकलने वाला है। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होने वाला है, यहाँ से थोड़ा एक्सचेंज होगा, तो अभी सी बात इसकी क्या देखेंगे, पहले एसिडिक नेचर देखते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहेगा पहले वो रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन आया, तो पहले ऐसा करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड लिया इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि इसको तो CHO ग्रुप तो बोला जाता है एल्डिहाइड, लेकिन जो CO ग्रुप होता है उसको बोला जाता है बच्चों कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो इसमें क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसका नेक्स्ट कार्बन है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन है 3 उनको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन देखो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी पहले। तो क्या होता है, देखो इन कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि जो कार्बन ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास में जो क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में स्टडी करें, तो अभी सी बात है कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। अगर आप एल्कोहल के बारे में देखते हैं तो एल्कोहल के जो OH ग्रुप होता है उसके पास वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूँ, COOH ग्रुप की बात करूँ, तो पास वाला जो कार्बन होता है वो भी कौन सा होता है, अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अगर मैं देखो इसकी अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूँ तो देखिएगा बच्चों इसमें क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, मैं निकालता हूँ किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, CH2- कार्बन डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो अपने पास एक अनाइन मिलता है जिसको बोला जाता है इनोलेट आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनोलेट आयन। ठीक है, अब देखिए जो इनोलेट आयन होता है इसमें देखो रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस में, अल्टरनेटिव है। और मैं आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ कि जब नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड किस में होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा किस तरफ जाता है, पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, इस बॉन्ड को मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, तो देखो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन O-। ठीक है, यहाँ पर H। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो इनोलेट आयन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, देखो क्योंकि जैसे ही एक अल्फा हाइड्रोजन निकालता है तो क्या होता है, इनोलेट आयन बनता है, स्टेबल होता है। तो उसके 2 रीजन हैं। 2 रीजन कौन कौन से हैं, देखो पहला जो रीजन है वो है यहाँ पर -I इफेक्ट ऑफ CHO ग्रुप, क्योंकि ये क्या करता है, CHO ग्रुप क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। इस वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जितना कम होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि चार्ज और स्टेबिलिटी में जो रिलेशन होता है क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। ओके, तो आपका जो पहला रीजन होता है वो क्या होता है, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ COOH ग्रुप। इस वजह से क्या होता है, जो इनोलेट आयन होता है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी कंपाउंड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कंपाउंड होता है, आसानी से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इनोलेट आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो CHO ग्रुप होता है क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब देखो इसका जो दूसरा रीजन है, फर्स्ट तो क्या था, -I इफेक्ट था, दूसरा इसका होता है रेजोनेंस। क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस क्यों इसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, देखो कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है।
रेजोनेंस है, और इसके साथ साथ क्या है, कार्बन आयन है, क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन आयन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन आयन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और कार्बन आयन का जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। जैसे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करने लग जाता है, रेजोनेंस करने लग जाता है, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो कार्बन आयन का जो फॉर्मेशन होता है ये स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज्ड बाय किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा, क्योंकि जैसे नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन पर तो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेता है, वो रेजोनेंस करने लग जाता है। इस वजह से जो इनोलेट आयन बन रहा है या नेगेटिव चार्ज वाला जो एनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये तो अपने टॉपिक था एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो उसकी आपको रीजन पता होना चाहिए कि आसानी से जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग क्या होते हैं, जो ग्रुप एंड कंपाउंड होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा जो इसमें फर्स्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसी भी दृष्टि से देखो, आप बोर्ड की दृष्टि से देखो, कंपटीशन की दृष्टि से देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम या किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, पहले देखते हैं कि देखो इसके लिए कि एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है। कंडेंसेशन का मीनिंग तो आप जानते हैं कि क्या होता है कि वाटर को बाहर निकालना होता है, लेकिन एल्डोल का मीनिंग समझते हैं। देखो एल्डोल, देखो इसमें दो वर्ड है, ये तो एल्ड प्लस ओल। अब एल्ड का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, एल्डिहाइड, और ओल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल। पहले तो क्या होगा, इसमें कोई ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और साथ के साथ में एल्कोहल ग्रुप भी होगा, यानी कि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ही ग्रुप क्या होने वाले, मिलने वाले। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इन दोनों का क्या होता है, फिर इनमें से इनका कंडेंसेशन होगा, फिर क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर उसके बाद में क्या बनने वाला है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाती है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में देखो इसमें जो रिएक्शंस होती है वहाँ पर देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, डाइल्यूट बेस लेते हैं, जैसे कि डाइल्यूट NaOH ले लिया या क्या ले लिया, KOH की प्रेजेंस कर दी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें कंडीशन भी याद रखें, कंडीशन क्या होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए कार्बोनिल ग्रुप के पास में। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी नहीं होती है। तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि जो आपको गिवन कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होना ही चाहिए, तभी क्या होती है, रिएक्शंस होती, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी नहीं होती। तो क्या लिख सकता हूँ हमें, कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसमें किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। देखो अगर देखो एल्डोल रिएक्शन भी यहाँ पर दो तरह से पढ़ने वाले हैं, एक तो होगा अपने पास में सिंपल एल्डोल, ठीक है, दूसरा इसमें होता है क्रॉस एल्डोल होता है, होने को तो इसका एक और टाइप भी होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी होता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, अपने पास में पूरी रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसीड होती है। लेकिन मैं पहले इसमें बात करता हूँ किसकी, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है, तो उसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस होने वाली, यहाँ पर या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यहाँ पर क्या लेना है, पहले तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन हुआ। एल्डोल रिएक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड क्यों हो या कीटोन क्यों। लेकिन जब सिंपल एल्डिहाइड होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो दो सेम क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड हो, क्या हो, दो सेम एल्डिहाइड होते हैं, और जैसे क्या होते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से अगर मैं क्या लेता हूँ, दो सेम के वापस क्या लेते हैं, इसमें कीटोन लेते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं लेते हैं। अगर डिफरेंट ले लेंगे तो फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डाइल्यूट वापस क्या लेता हूँ, NaOH लेता हूँ या KOH लेता हूँ, तो यहाँ से वापस किसका फॉर्मेशन होने वाला है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है तो उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। देखो पहले रिएक्शन देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने दो मॉलिक्यूल सेम लिए, किसके, एल्डिहाइड के, इस तरह से, जैसे कि मैंने एसिड एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसमें एल्डोल रिएक्शन भी नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो अभी तो मैं सिंपल रिएक्शन बता रहा हूँ, इसको क्या करना है तुम्हें, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, इस ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफर कर दोगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर देखो पहले प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, लेकिन एक किस में चेंज हो जाएगा, OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड H, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो इसको तो आप क्या बोलोगे, कार्बोनिक ग्रुप है, पास वाला अल्फा, ये कौन सा हो जाएगा, बीटा। यानी बीटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप होने वाला है, यहाँ पर OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होने वाला है। इसलिए वजह से इसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है। अब देखो अपने पास रिएक्शन क्या है, इसका कंडेंसेशन भी करते हैं। कंडेंसेशन कैसे करेंगे, देखो कि जो अपने पास में इक्वल अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं अगर इस प्रकार से लिखूँ तो यहाँ से क्या निकालोगे, H2 निकालोगे, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, COOH बनने वाला है। तो लास्ट जो अपने पास प्रोडक्ट मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से अगर मैं कीटोन लेता है, यहाँ पर कीटोन इस प्रकार से होता है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या लेना है, सेम ही लेना है, कीटोन ले लिया मैंने। वापस प्रेजेंस किसकी लेनी है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस लेनी है, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। अब देखो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है, पास वाला अल्फा इसमें भी है, लेकिन आपको क्या करना है, एक का यूज करना है, तो H, तो इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा। ये रिएक्शन करने का तरीका है। कभी भी क्या होता है कि दो एल्डिहाइड ग्रुप हो या दो कीटोन हो, हमेशा क्या करना है कि एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के पास में क्या करना है, तुम्हें भेजना है। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि CH3 कार्बन OH, और इसके साथ में क्या है, CH3 है। हमेशा याद रखना है इस कार्बन के साथ में क्या करना है, इस कार्बन को ही जोड़ना है, अल्फा कार्बन को ही जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने जो किया था CH3, इसको ग्रुप को ऊपर कर दिया। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH3 है। देखो ये तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो चुका है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि ये तो अल्फा, सॉरी अपने पास ये कौन सा हो गया, अल्फा, ये कौन सा हो गया, बीटा, यानी बीटा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके बाद में तुम्हें, कि यहाँ से क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। तो यहाँ से एक H निकालोगे, H निकालोगे कहाँ से, ये वाला, तो यहाँ पर एक H, यहाँ से क्या निकाल दोगे, H2O, तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड CH कार्बन डबल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस यहाँ पर होती है। अब देखो रिएक्शन के बाद में देखते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसमें देखना है आपको, क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर 3 से 4 स्टेप में क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। देखो कैसे होने वाला है, पहले तो देखो इसमें जो डाइल्यूट NaOH होता है ना, पहले तो देखो आपको पता है क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, बेस से तो क्या किस में ब्रेक होगा, ये Na+ में और OH- में ब्रेक होने वाला है, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस किस प्रकार से स्टार्ट होती है, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो इसमें पहले तो क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, देखो
कि देखिएगा जैसे कि मैं इस प्रकार से क्या लेता हूँ, पहला ग्रुप लिया मैंने एक क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया किसका, एल्डिहाइड का, इस प्रकार से। और आपको पता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, देखो जैसे क्या होता है यहाँ पर जो OH माइनस होता है, यानी कि बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो OH माइनस और यहाँ से जो H प्लस निकलने वाला है अल्फा हाइड्रोजन, वो निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से H का, और यहाँ पर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इनोलेट आयन। अब देखो यहाँ पर जो इनोलेट आयन होता है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के जैसे यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन O-H, ठीक है। तो पहले तो अपने पास में क्या बन चुका है, इनोलेट आयन बनता है। इसमें क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है, जो इस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो इनोलेट आयन होता है, इनोलेट आयन होता है वो अटैक करता है कौन से, जो सेकंड जो अपने पास में क्या है, मॉलिक्यूल से है, अटैक ऑन सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड, उस पर क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। अब देखो अटैक किस प्रकार से होता है, कि देखो अपने पास जैसे कि मैंने सेकंड कार्बोनिल ग्रुप क्या लिया, इस प्रकार से लिया, ठीक है, जैसे इस प्रकार से, और इस पर क्या करना है, जो इनोलेट आयन है वो क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो अटैक किस प्रकार से होता है, देखो जैसे यहाँ पर अटैक करता है तो बॉन्ड कहाँ पर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। ट्रांसफर होगा, देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो जो रिएक्शंस होती है सब क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है बच्चों, क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3 कार्बन O-, ठीक है, यहाँ पर H, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अपने पास में कंपाउंड मिला है, तो अब इसके बाद में देखो इसमें जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है अनायन, जो होता है इसमें जो अनायन का क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है, जो H2O मॉलिक्यूल है उससे क्या करता है, ये हाइड्रोजन को सेपरेट करवाता है, ठीक है। तो अनायन एब्स्ट्रैक्ट या सेपरेट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो किस प्रकार से होता है, देखिए जैसे CH3 लिया मैंने, CHO- लिया, वापस क्या लिया, CH2, और इसके बाद में क्या है, CHO ग्रुप है। अब देखो इस पे से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, HOH, ये क्या करवाता है, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर जो H प्लस की फॉर्म में निकलता है, इसके साथ में क्या करवाता है, इसको जुड़वा देता है। तो यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वापस OH- निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है OH- कहाँ से आया था अपने पास में, NaOH के द्वारा आया था। तो यहाँ पर क्या जुड़ता है, इसमें CH3 कार्बन, CHOH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, CHO बनने वाला है, ठीक है। अब इसका देखो तो अपने पास में क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसका क्या करना है, अपन को कंडेंसेशन करना है। तो कंडेंसेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए एसिडिक मीडियम, इसके साथ साथ इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइटली गर्म भी कर सकते हैं। तो गर्म करते देखो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से क्या निकलता है, H2 वापस निकल जाता है, और H2 निकलता है तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। इस प्रकार से अपने पास में क्या होता है, देखो यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये तो अल्फा हो गया, ये कौन सा हो गया, बीटा हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। तो देखो यहाँ पर कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, दूसरा इनोलेट आयन अटैक ऑन सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड, और लास्ट में क्या करवाता है, जो अपने पास में अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो H2 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन क्या करवाता है, अब्स्ट्रैक्ट करवाता है, यानी कि सेपरेट करवाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास में क्या होती है, मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो जो अपने अभी तक का एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ा है वो पढ़ा था अपने सिंपल टाइप का। अब जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें जो एल्डिहाइड रिएक्शन है उसमें भी कौन से पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन पढ़ने वाले। कौन से पढ़ने वाले, इसमें भी क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है, देखो यहाँ पर जो अपने पास मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने वाले वो डिफरेंट रहने वाले हैं।
यानी कि टू डिफरेंट या तो क्या रहने वाले हैं, एल्डिहाइड रहने वाले हैं, या टू डिफरेंट क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, कीटोन रहने वाले हैं, या एक एल्डिहाइड हो या एक क्या हो, कीटोन हो। तो जब जाकर अगर कोई रिएक्शन होती है इनमें तो इसको बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसमें से क्या लेकर रिएक्शन करवाता हूँ। अगर मैं दो डिफरेंट क्या लेता हूँ, मैं एल्डिहाइड लेता हूँ, तो किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। देखो जब भी अगर आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, तो यहाँ पर अपने पास में जो प्रोडक्ट मिलने के जो चांस होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, यहाँ पर 4 तरह के क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 4 तरह के प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, किसमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। और देखो कैसे होता है समझना। जैसे कि मैंने 2 डिफरेंट क्या लिए, देखो एक तो मैंने CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड H ले लिया, यानी कि 3 कार्बन का मैंने एल्डिहाइड लिया, और एक बार मैं क्या ले रहा हूँ, एसिटिल्डी, यानी कि 2 कार्बन का क्या लिया मैंने, एल्डिहाइड लिया। ठीक है, और आपको क्या करवानी, वापस बेसिक मीडियम में यानी कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या करवाते हो आप, रिएक्शंस करवाते हो, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब देखो 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो उसको देखते हैं 1 बाय 1। देखो पहले क्या होता है कि देखो इसमें मैं फर्स्ट इसमें क्या कर रहा हूँ, वापस रिएक्शन को जैसे इस प्रकार ले रहा हूँ, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड H। एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, जो अपने पास में 2 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोजन का यूज करता हूँ। तो मैं अगर इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, इसका मतलब CH2H कार्बन डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, तो देखो अपने पास में क्या मिलने वाला है कि CH3 CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। अब इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, CH2 COOH। तो यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है, देखो CH CH2 और लास्ट में CHO जुड़ जाएगा। तो अपने पास में क्या मिल चुका है, तो फर्स्ट कंपाउंड मिल चुका है। अब मैं सेकंड कंपाउंड में क्या करने वाला हूँ, देखो इसमें कि सेकंड किस प्रकार से मिलता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर इसी रिएक्शन में क्या हो सकता है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन काम ना करे, इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या आ जाए, काम में आ जाए। इट मीन्स क्या हो सकता है कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड H और क्या हो जाए, CH2H और CH2 CH हो जाए। तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। वापस प्रेजेंस किसकी होती है इसमें, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस होती है। अब देखो जो रिएक्शंस होती है, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, अब CH3OH H CH2, ठीक है, वापस CH2 और CHO मिल जाएगा। इट मीन्स कितने प्रोडक्ट मिल चुके हैं, अब 2 मिल चुके हैं। अब देखो तीसरा प्रोडक्ट कैसे मिलता है। देखो तीसरा प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप क्या करवाते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो इस दौरान हो सकता है कि जो आपने डिफरेंट एल्डिहाइड लिए, उनमें से जो सेम एल्डिहाइड होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर मैं एसिड की एल्डिहाइड की बात करूँ, जैसे कि मैं CH3 कार्बन डबल बॉन्ड H लिया, हो सकता है कि इसी का सेम मॉलिक्यूल वापस क्या कर ले, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले तो अभी सी बात है, इसका हाइड्रोजन कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है कि CH3 कार्बन OH, यहाँ पर क्या बनने वाला H CH2 और लास्ट में CHO बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने पास में तीसरा प्रोडक्ट भी मिल चुका है। अब देखो लास्ट प्रोडक्ट यानी कि जो फोर्थ प्रोडक्ट हो किस प्रकार से मिल सकता है कि जो अपने पास में 3 कार्बन का क्या था, एल्डिहाइड था, इसके 2 मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड H, इसका वापस मॉलिक्यूल आएगा एक और, इसका भी अल्फा हाइड्रोजन काम में आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से रिएक्शन होगी, वापस किसकी प्रेजेंस होने वाली है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस होने वाली है। ठीक है, अब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस होने वाली है तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा, वापस इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा। तो अपने पास में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 कार्बन OH H CH2 कार्बन, देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वापस CH3 CH2 COOH, वापस क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर
CH2, यहाँ पर CH2 और लास्ट में क्या होगा वहाँ पे COOH। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, ये कंपाउंड अपन को क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या होना चाहिए बच्चों, ये रिएक्शंस पता होना चाहिए कि रिएक्शंस किस प्रकार से कंप्लीट होती है। ओके, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है अपने। देखो कि यहाँ पर अपन को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को ऐड करना है ना, तो अपने पास में यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है। तो आप इस प्रकार से एच कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ट्रांसफर ना कर कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो अपने पास में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इस रिएक्शन में क्या मिलने वाला है, देखो CH3 CHOH। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है, देखो कि इसके साथ में क्या जुड़ने वाला है, हमेशा ये वाला जुड़ने वाला है। ठीक है, अल्फा कार्बन ही जुड़ता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, जो CH3 है इसके साथ में जुड़ जाएगा और लास्ट में क्या आने वाला है, CHO आने वाला है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो अपने पास में बच्चों जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आप याद रखिए कि सिंपल जो एल्डोल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, और किस प्रकार से इसमें रिएक्शंस होते हैं, किस प्रकार से अपन को क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके अलावा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बोर्ड के अंदर क्या होती है, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म पूछी जाती है। ओके।